ओके जी, तो हम एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 2 स्टेजेस पढ़ ली थी। थर्ड स्टेज आ गई अब स्टेज ऑफ सपोरेशन। नाम से पता चल रहा है सपोरेटिव स्टेज है, बहुत ही ज़्यादा पस बन रही होगी। पस बनेगी तो हमें मिडल एयर में पस नज़र आ रही होगी। कुछ केसेस के अंदर हमें मस्टर्ड एयर सेल्स के अंदर भी पस देखने को मिल सकती है, कुछ केसेस के अंदर नहीं भी होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे पस प्रेजेंट है किस सर मिडल एयर के लेफ्ट के अंदर, कुछ केसेस में मस्टर्ड एयर सेल्स में प्रेजेंट है, कुछ केसेस में नहीं प्रेजेंट। ठीक है, और हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसी होगी कि जैसे अभी फटने लगी है, अबाउट टू बस्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है लास्ट स्टेज में हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हुई थी, अंदर की तरफ चली गई थी, लेकिन अब मुड़ के बाहर की तरफ आ जाएगी, बल्ज आउट हो जाएगी। क्यों बल्ज आउट हो रही? क्योंकि आपको पता है अंदर पस बन चुकी है, ये पस बनेगी तो रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसी भी टाइम हमारी फटने लगी है। ठीक है, सिम्टम्स क्या पेशेंट लेके प्रेजेंट करेगा? एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगी, बहुत ही गंदी वाली पेन होगी, जैसे दांत की पेन होती है ना, वैसी गंदी वाली पेन होगी, और डेफनेस भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी। और ये पेशेंट अडल्ट लेके प्रेजेंट करेगा, सारी बात है अडल्ट ही बताएगा कि मेरा मुझे कम सुन रहा है और बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली पेन हो रही है। उसके बाद जो चिल्ड्रन होंगे उसके अंदर 100 से 203 का बुखार हो सकता है। ठीक है, और वॉमिटिंग भी साथ में होगी, साथ में कन्वल्जन्स भी हो सकती हैं, इवन के एपिलेप्सी मतलब अटैक्स भी हो सकते हैं, इसको दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन देखने को मिलेगी हमें चिल्ड्रन के अंदर। साइंस क्या है जो हमने क्लिनिक के अंदर देखने हैं? साइंस सबसे पहले हम ऑटोस्कोप भी करेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हमें रेड और बल्जिंग देखने को मिलेगी, बाहर की तरफ बल्ज आउट हुई होगी। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी लैंडमार्क नहीं देखने को मिलेगा। आपको पता है हम नॉर्मली लैंडमार्क देख लेते हैं कि पार्स टेंसा नीचे है और पार्स फ्लैसिडा ऊपर है। ठीक है, कोई लैंडमार्क नहीं मिल रहा होगा, सारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक जैसी रेड देखने को मिल रही होगी, बल्ज आउट देखने को मिल रही होगी, और जो हैंडल ऑफ मेलियस है वो भी फेड हो चुका होगा। आपको पता है हैंडल ऑफ मेलियस अगर हमारा यहाँ पीछे प्रेजेंट था, ठीक है, साल लगा हुआ था, लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी एक तो मोटी हो गई होगी इन्फ्लेमेशन की वजह से। ठीक है, और साइडों पे इसकी इन्फ्लेमेशन जो अंदर इन्फ्लेमेशन है पस वगैरह उसने एक तो इनरोल किया होगा, तो एक तरह की हमें मेलियस ऑफ जो मेलियस का हैंडल है वो भी नहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और एक येलो स्पॉट हमें नज़र आ रहा होगा सामने, इधर जिस तरह लग रहा होगा कि अभी ना हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ से फटने वाली है। आप लोगों ने अक्सर दाने देखे होंगे ना, दाने के ऊपर एक येलो स्पॉट बना होता है कि यहाँ से पीक बाहर आएगी, यहाँ से पस बाहर आएगी, तो इसके अंदर भी हमें एक येलो स्पॉट देखने को मिल रहा होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर। लेकिन जब हमारा कोई दौर था प्री एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक से पहले का दौर था, जब एंटीबायोटिक आज़ाद नहीं हुई थी, तो तब जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी ना उसके ऊपर इस तरह निम्पल अपीयरेंस आ रही होती थी, मतलब साइडों से इस तरह उभरा हो ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और सेंटर में ना उसके इस तरह येलो स्पॉट नज़र आ रहा है, इस तरह लगना था निप्पल लग रहा है, तो मतलब कान के अंदर निप्पल लग रहा होता, तो ये लेकिन ये पहले की स्टेज जब एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं आई थी। अगर अभी भी हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो ऐसी स्टेज भी आ सकती है। ठीक है, एक्सरे करेंगे तो हमें क्लोडी मस्टर्ड देखने को मिलेगा। मस्टर्ड एयर सेल आपको पता है पीछे उनके अंदर तो एयर ही होती है। ठीक है, इतना कैविटीज़ हैं, लेकिन अगर उनके पास चले जाएगी तो हमें वो भी क्लोडी क्लोडी देखने को मिलेंगे, ऐसे लगेगा कि सेल्स है ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, सारा एरिया क्लोडी हो जाएगा एक्सरे के ऊपर। उसके बाद स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन आ जाएगी, 4th स्टेज है। रेजोल्यूशन स्टेज में हमारा क्या हो रहा है, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगी। आपको पता है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो जहाँ पे येलो स्पॉट बन रहा था ना वहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फटेगी। ठीक है, सारी की सारी पस बाहर आ जाएगी, पस बाहर आएगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स बाहर आ जाएंगे, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह सारा कुछ बाहर आ गया हुआ है। तो ये अब हमारी स्टेज रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है, सिम्टम्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। सिम्टम देखेंगे तो हमें एयर एक जो फीवर वगैरह है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साइंस जब अब जो हम क्लिनिक में देख रहे होंगे तो एक तो हमें पहले जब डिस्चार्ज देखने को मिलेगा कान से निकलेगा, वो पहले ब्लड टिंज्ड होगा, मतलब इसमें लगेगा जैसे खून आ रहा है कान से, खून आ रहा है कान से। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा कि म्यूकोपुलर डिस्चार्ज होएगा, पहले खून आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारी पास प्योर पास आनी भी शुरू हो जाएगी मिडिल ईयर से। और आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जो मोस्टली केसेस के अंदर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ती है ना वो इंटीरियर इन्फीरियर एंड से पड़ती है। ये अगर हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो इस एरिया से नॉर्मली पड़ती है, यहाँ से हमारी पास वगैरह बाहर आ रही होती है। ठीक है, और उसके बाद स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। कॉम्प्लिकेशंस क्यों आएंगी? अगर हमने एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं की या पेशेंट ने गौर फिक्र नहीं की तो दूसरी तरफ स्टेज चले जाएगी। एक तो हो सकता है कि अगर हमारा बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हाई विरुलेंट था, बहुत ज़्यादा इन्वेसिव था, ठीक है, और हमने पेशेंट की जो रेजिस्टेंस थी, मतलब उसकी इम्यूनिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा वीक थी, और अगर हमने एंटीबायोटिक से थेरेपी करने की कोशिश की है लेकिन जो हमारा बैक्टीरिया वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट है, एक तो एंटीबायोटिक भी रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो उसके बाद भी हमारी स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। अब जो हमारी पस है या बैक्टीरिया है वो हमारे सराउंडिंग स्ट्रक्चर में इन्वेड कर रहा होगा तो उसको हम कॉम्प्लिकेशन कहेंगे। मिडिल एयर में कॉम्प्लिकेशन वही होती है कि जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उनको कब इन्फेक्ट करना है, तो जब सराउंडिंग स्ट्रक्चर इन्फेक्ट होंगे तो उनमें हमारे कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। सबसे पहले हमें एक्यूट मस्टर्ड एडस देखने को मिलेगा, हमारी पास जाएगी हमारी एडिटर एंट्रम से और हमारे मस्टर्ड एयर सेल्स में चल जाएगी। एक्यूट मस्टर्डाइटिस देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ मस्टर्ड। उसके बाद हो सकता है कि हमें सब पेरियोस्टल एब्सेस देखने को मिलेंगे, जो करीब करीब बोन्स है ना उनकी एब्सेस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि उनकी बोन्स का इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर हमारा फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। आप लोगों को पता है जो हमारी ये वाली जो पोस्टीरियर वाल है, ठीक है, पोस्टीरियर वाल के अंदर हमारी जो आ रही है
सेवंथ नर्व आ रही है फिर गुजर रही है, ठीक है। तो अगर वो हमारी बोन का इन्फेक्शन हो गया है तो हमारी सेवंथ नर्व भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, सेवन नर्व पे प्रेशराइज होगी तो फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, सेवन नर्व की पैरालिसिस हो जाएगी। उसके बाद लेब्रिंथाइटिस भी हो सकता है, जो हमारी पीछे सारी बोन्स इनकी भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। आपको पता है इनको लेब्रिंथाइन कह रहे होते हैं हम इनर ईयर को, ठीक है। फिर पेटोसाइटिस हो सकता है, आपको पता है जो हमारा टेम्पोरल बोन है उसके अंदर तो हमारा ईयर प्रेजेंट है, तो पेटस पार्ट ऑफ जो टेम्पोरल बोन का उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। फिर हमारा एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस भी हो सकते हैं। आपको पता है जो हमारा टिगमेंट टेम्पर है, ये जो हमारा रूफ है मतलब मिडिल ईयर का रूफ है, ठीक है, वो उसको हम टिगमेंट टेम्पर नहीं कह रहे थे, बहुत बारीक सी बोन है। अगर हमारा इन्फेक्शन यहाँ से इन्वेड कर गया तो सबसे पहले उसको मेनिंजीज आएंगी, मेनिंजीज के मतलब एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस बन सकते हैं, या फिर मेनिंजाइटिस हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा जो इन्फेक्शन जाता 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 हमारे ब्रेन के अंदर एब्सेस भी कर सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह लेटर साइनस थ्रोम्बोफ्लेबिटिस भी हो सकते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशन हमारी आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट आ जाएगा। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको पता है एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है। एंटीबायोटिक थेरेपी के अंदर आप लोगों ने 3 बातें हमेशा याद रखनी, ये नहीं बोलनी, आपको वाइवा में पूछते हैं। अगर आप सिर्फ एंटीबायोटिक थेरेपी लिख दोगे आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। एंटीबायोटिक थेरेपी में 10 डेज का ड्यूरेशन रखना है मिनिमम, ठीक है। और पेशेंट को कभी नहीं कहना कि आपका फीवर ख़त्म हो गया, आपकी एयर एक ख़त्म होगी तो आपने थेरेपी स्टॉप कर देनी है। अगर वो इन 2 कंडीशन के बाद थेरेपी स्टॉप कर देगा तो उसकी कंडीशन जा सकती है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की तरफ, या फिर जो परमानेंट हेयरिंग लॉस हो सकता है। मतलब जितना हेयरिंग लॉस है था उसको उस टाइम पे उतना हेयरिंग लॉस परमानेंटली हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद उसको बोलना है कि थेरेपी तब ही रोकनी है जब आप लोगों ने अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन कर लेनी है, उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कलर शेप बिल्कुल ठीक हो जाए, उसका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर ही एंटीबायोटिक थेरेपी रोकनी है। चीज़ें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक थेरेपी में सबसे हमारी पहले पेंसिलिन आ जाएंगी, इसमें मॉक्सिलिन आ जाएगी और एम्पिसिलिन वगैरह आ जाएगी, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट पेंसिलिन को एलर्जिक है तो उसके में हम दे देंगे सिफाक्लोर दे देंगे, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह दे देंगे, ठीक है। या कि बीटा लैक्टम वाला एंजाइम है जैसे हमारे जैसे हीमोफिलेंस इन्फ्लुएंजा वगैरह, ठीक है, उसके अंदर केस के अंदर हमने ऑगमेंटिन दे देनी है या फिर अमोक्सिलिन क्लेबुलिनानेट दे देनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने नेज़ल डीकंजेस्टेंट देने हैं। नेज़ल डीकंजेस्टेंट में जिसमें एफिड्रीन वगैरह आ जाएगा, नाक में कतरे डालने के लिए देते हैं हम, ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। वो क्यों डालने के लिए देने हैं आपको पता है, अगर हमारा एडीमा वगैरह हुआ हुआ है, अगर हमारी स्टेशन ट्यूब है उसके गिर्द आपको मतलब बताया था एडीमा हुआ है तो उसने स्टेशन ट्यूब को ब्लॉक किया हुआ था, तो स्टेशन ट्यूब को ठीक करने के लिए हम एडीमा पहले ठीक करेंगे, एडीमा ठीक होगा, स्टेशन ट्यूब खुलेगी, हमारी एरेशन हो जाएगी, तो हमारे जो सिम्टम्स हैं वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसी पर्पज़ के लिए ओरल डीकंजेस्टेंट भी दे सकते हैं जिसमें स्यूडो एफिड्रीन है, या फिर इसके साथ हम एंटी हिस्टामिन मिला के भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों के नाक में ड्रॉप्स डालने मुश्किल होते हैं, इस वजह से उनको हम ओरल डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं। एम हमारा यही है कि हमारे हमने एडिमा रिमूव करना है ताकि हमारी जो स्टेशन ट्यूब है वो खुल सके। उसके बाद हमारे आ जाएंगे एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स जिसमें पैरासीटामोल सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद एयर टॉयलेट करना है, अगर आपको पस वगैरह कान के अंदर नज़र आ रही है उसको कि स्टीराइल कॉटन लो, उसके साथ अच्छी तरीके से पस वगैरह साफ़ करो, फिर अंदर विक दे दो, उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स वगैरह डाल दो, ठीक है। या फिर ड्राई लोकल हीट करो, उससे हमारी जो पेन वगैरह थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। फिर लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास होती है मेनिंगोटमी। मेनिंगोटमी हमने सिर्फ 3 कंडीशन के अंदर करनी है। पहली कंडीशन ये है कि पेशेंट का जो ईयर ड्रम है ना, ठीक है, वो बल्ज आउट हुआ है और एक्सक्रूशिएटिंग पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारा स्टेज ऑफ सपुरेशन वाली है। उस कंडीशन के ऊपर हम मेनिंगोटमी कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन मतलब हमने उसको एंटीबायोटिक्स दी हैं लेकिन उसके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे, मतलब उसके अंदर पस बनती जा रही कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बढ़ती जा रही है, तो उस केस में भी मेनिंगोटमी करेंगे। या फिर 3 हफ्ते हो गए हुए हैं तो उसके कान के अंदर इफ्यूजन हो जा रही है, मतलब जो सिम्टम्स बाकी इंप्रूव हो गए हैं लेकिन अंदर इफ्यूजन हो रही है, तो उसको हम देखने के लिए भी मेनिंगोटमी करेंगे कौन सा फ्लूइड बाहर आता है। मेनिंगोटमी बेसिकली होता है कि ना हमने बिल्कुल एक पोर करना होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पोर करते हैं तो अंदर से जो पस वगैरह उसको बाहर ड्रेन आउट कर लेते हैं, तो हमारे सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद हम एंटीबायोटिक थेरेपी दे देते हैं।